नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। कांग्रेस का घोषणा पत्र हुआ जारी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटियां, 400 रुपए मजदूरी, गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपया, एमएसपी कानून के साथ ही जाति जनगणना का किया वादा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को 48 पेज का घोषणा पत्र जारी कर दिया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी, राहुल गांधी खड़गे और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने 5 न्याय और 25 गारंटियों का ऐलान किया है। दोस्तों, पार्टी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपए दिन करने, गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देने, एमएसपी को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का भी जिक्र है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसान पर फोकस किया है। इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स का दावा किया गया है। पार्टी ने कहा है कि उसका घोषणा पत्र वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है। यहाँ वर्क के मायने रोजगार, वेल्थ के मायने आमदनी और वेलफेयर के मायने सरकारी स्कीम्स के फायदे दिलाने से है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मोदी बोले, कांग्रेस ने राम मंदिर पर एडवाइजरी जारी की, अपने लोगों से मुंह पर ताला लगाने को कहा। उन्हें लगता है कि राम का नाम लिया तो राम राम न हो जाए। जी हां दोस्तों, राजस्थान के चूरू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते 10 साल में हमने कई काम किए हैं, लेकिन यह बहुत कम है। अभी तक जो मोदी ने किया है वो सिर्फ बड़ी होटलों में मिलने वाला स्टार्टर यानी कि एपेटाइजर है। अभी तो खाने की पूरी थाली बाकी है। उन्होंने 3 तलाक पर कहा कि यह कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है। वे यह समझें कि यह 3 तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही, मोदी ने आपकी रक्षा तो की है, लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर, भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर कांग्रेस व विरोधियों को जमकर घेरा। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बच गया यूपी का मदरसा एक्ट, 17 लाख मुस्लिम छात्रों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 25,000 मदरसों के 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत दी है। दरअसल दोस्तों, कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट 2004 मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगाई है जिसमें इस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया गया था। साथ ही कोर्ट ने पक्षकारों यानी कि मदरसा बोर्ड, यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस देते हुए 30 जून 2024 तक जवाब भी मांगा है। फिलहाल दोस्तों, 2004 के मदरसा बोर्ड कानून के तहत ही मदरसों में पढ़ाई लिखाई चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला प्रथम दृष्टया सही नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट का यह कहना सही नहीं है कि धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। खुद यूपी सरकार ने भी हाईकोर्ट में एक्ट का बचाव किया था। हाईकोर्ट ने 2004 एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है। यानी कि दोस्तों, यूपी में अब मदरसा चलते रहेंगे। पहले खबर आई थी कि मदरसे में जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं वे सब अब नॉर्मल स्कूलों में शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है? क्या मदरसों में पढ़ाई होती रहनी चाहिए या फिर सरकारी स्कूलों या प्राइवेट स्कूलों में जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पाठ्यक्रम पे चलते हैं उनमें छात्र छात्राओं को पढ़ाना चाहिए? आपके क्या हैं विचार इस बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। संजय सिंह बोले, शराब घोटाला भाजपा ने किया है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयान देने वाला मंगुंडा अब एनडीए से चुनाव लड़ रहा है। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शराब घोटाले के पीछे भाजपा का हाथ बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसी ईडी ने टीडीपी सांसद मंगुंटा रेड्डी और उनके पिता राघव रेड्डी पर दबाव डालकर केजरीवाल के खिलाफ बयान दिलवाया है। संजय सिंह ने आगे कहा कि मंगुंटा रेड्डी अब प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी एनडीए की सहयोगी पार्टी है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बुधवार शाम संजय सिंह तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे। वे 6 महीने से जेल में बंद थे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महागठबंधन में शामिल हुए मुकेश सहनी, आरजेडी ने वीआईपी को अपने कोटे से दी यह 3 सीटें। जी हां दोस्तों, महागठबंधन में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी की एंट्री हो गई है। सहनी की पार्टी वीआईपी को आरजेडी ने अपने कोटे से 3 सीटें देने का ऐलान किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी अपने 26 सीटों के कोटे में से मुकेश सहनी की पार्टी को 3 सीटें देंगी। ये सीटें गोपालगंज, झांझरपुर और मोतिहारी है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। वीआईपी को लोकसभा चुनाव के लिए लेडीज पर्स का चुनाव चिन्ह मिला है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया बोले, जल्द ही बाहर मिलेंगे। जमानत पर सुनवाई के एक दिन पहले चिट्ठी आई सामने, कहा लव यू ऑल। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब नीति केस में 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ से अपने विधानसभा क्षेत्र पड़पड़गंज के लोगों को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कहा है कि जल्द ही बाहर मिलेंगे। शिक्षा क्रांति जिंदाबाद, लव यू ऑल। मनीष सिसोदिया
सिसोदिया ने यह चिट्ठी 15 मार्च को लिखी थी। हालांकि दोस्तों आम आदमी पार्टी ने इसे अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर आज यानी कि 5 अप्रैल को जारी किया। सिसोदिया ने कहा कि अंग्रेजों को भी अपनी ताकत का बहुत ज्यादा घमंड था। अपनी सत्ता के दम पर वे जिसे चाहे उस पर झूठे आरोप लगाकर जेल में डाल देते थे। सिसोदिया ने कहा कि जिस तरह अंग्रेजों की तानाशाही के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़कर आजादी का सपना सच हुआ है, उसी तरह देश के हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलने का सपना भी जरूर पूरा होगा। सिसोदिया की जमानत पर 6 अप्रैल को रावत एवेन्यू कोर्ट में यानी कि आज सुनवाई हो रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अरेस्ट वारंट हुआ जारी। ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट ने दिया यह आदेश। जी हां दोस्तों, राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मध्य प्रदेश की ग्वालियर कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। दरअसल दोस्तों ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट से स्थायी वारंट यह जारी किया गया है। यह वारंट आर्म एक्ट के मामले में जारी हुआ है। साल 1995 और 97 के फॉर्म 16 के तहत हथियारों की सप्लाई का आरोप उन पर लगा था। पुलिस की जांच के बाद लालू प्रसाद यादव के नाम भी सामने आए थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले 30 जनवरी को परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने लालू प्रसाद से करीब 10 घंटे पूछताछ भी की थी। एजेंसी ने लालू से रेलवे में कथित लैंड फॉर जॉब स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूछताछ की थी। लालू पहली बार जांच एजेंसी के सामने पेश हुए थे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, खुजराहो में इंडिया ब्लॉक को लगा झटका। सपा उम्मीदवार मीरा यादव नॉमिनेशन हुआ रद्द, बीजेपी को मिला वॉकओवर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की खुजराहो लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन फार्म रिटर्निंग ऑफिसर ने जांच के बाद खारिज कर दिया। कांग्रेस ने सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत यह सीट सपा के लिए छोड़ दी थी। पन्ना जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ने मीरा यादव का नामांकन पत्र खारिज कर दिया है, क्योंकि उन्होंने बी फार्म पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और 2023 विधानसभा चुनाव मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति संलग्न करने में भी वह असफल रही थी। बीजेपी ने खुजराहो से मौजूदा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मीरा यादव के पति दीप नारायण यादव ने कहा कि वे रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएंगे। उन्होंने कहा कि जांच के बाद कल फार्म का सत्यापन किया गया। नियम है कि अगर कोई गड़बड़ी है तो उसे ठीक कराना रिटर्निंग ऑफिसर का कर्तव्य है, भले ही उम्मीदवार अनपढ़ हो। उन्होंने यह भी कहा कि नामांकन फार्म तो ठीक था, लेकिन आज 2 कमियां निकाल दी गई। पहला, फार्म के साथ लगी मतदाता सूची प्रमाणित नहीं है या पुरानी है। दूसरी, 2 जगह हस्ताक्षर करना था, लेकिन केवल एक ही स्थान पर साइन किया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उन्हें 3 अप्रैल तक मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति नहीं मिली और इसलिए जो प्रति उपलब्ध थी उसे संलग्न कर दिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अगले 2 दिनों में लू, कई राज्यों में भारी बारिश के आसार, मौसम विज्ञान विभाग ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वी और प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। दरअसल दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यह भी कहा है कि 9 अप्रैल तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में तीव्र बारिश और तूफान की भी संभावना है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट यानी कि आईएमडी ने कहा है कि शुक्रवार और शनिवार को ओडिशा, गांगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, विदर्भ, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और यमन, रायलसीमा और तेलंगाना के अलग अलग इलाकों में लू चलने के आसार हैं। विदर्भ, तटीय आंध्र प्रदेश और यमन, रायलसीमा, गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, झारखंड, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और ओडिशा के अलग अलग स्थानों में 5, 6 और 7 अप्रैल को उष्ण लहर चलने की भी संभावना जताई गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। जल्द यूपीआई से बैंक खाते में पैसा जमा कर सकेंगे, कैश डिपॉजिट मशीन में मिलेगी यह सुविधा। अभी यूपीआई से पेमेंट और नगद निकासी की है फैसिलिटी। जी हां दोस्तों, बड़ी ही खुशखबरी है। जल्दी आप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए कैश डिपॉजिट अपने बैंक खाते में कर पाएंगे। आपको बैंक में जाकर लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल दोस्तों आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यूपीआई की पॉपुलैरिटी और एक्सेसमेंट को देखते हुए अब इसके माध्यम से कैश डिपॉजिट फैसिलिटी का प्रस्ताव है। यह सुविधा सीडीएम कैश डिपॉजिट मशीन में उपलब्ध कराई जाएगी। अभी सीडीएम से कैश डिपॉजिट करने के लिए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही यूपीआई के जरिए पेमेंट करने के साथ नगद पैसे निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रेपो रेट में लगातार 7वीं बार बदलाव नहीं, लोन महंगे नहीं होंगे, आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने 6.5% पर रेपो रेट बरकरार रखी। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लगातार 7वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है, यानी कि दोस्तों लोन महंगे नहीं होंगे, आपकी ईएमआई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% कर दी थी। 3 अप्रैल से चल रही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को दी। ये मीटिंग हर 2 महीने में होती है। आरबीआई ने इससे पहले फरवरी में हुई बैठक में ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। इसके बाद दोस्तों जान
जान लेते हैं अगली खबर। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारी प्रतिबद्धता, एनआरसी से कोई डर की बात नहीं होनी चाहिए, न्यूज 18 से बोले राजनाथ सिंह। जी हां दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा है कि यह सरकार की प्रतिबद्धता है कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू किया जाए। उन्होंने इस मुद्दे पर देश को गुमराह करने की कोशिश के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। शुक्रवार को नेटवर्क 18 ग्रुप के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से बातचीत करते हुए उन्होंने यह बातें कही। उन्होंने आगे कहा कि मैंने पहले ही कहा है कि घोषणा पत्र के अलावा यह हमारी प्रतिबद्धता है कि हम चाहते हैं कि समान नागरिक संहिता लागू की जाए। यह हमारी बहुत पहले से मान्यता है। विपक्ष की ओर से कई लोग बेवजह इस मुद्दे को जाति, समुदाय या धर्म के आधार पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे पर दोस्तों विपक्षी दल जमकर हंगामा कर रहे हैं। वैसे इस बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कंगना रनावत ने सुभाष चंद्र बोस को बताया पहला प्रधानमंत्री, सोशल मीडिया पर उड़ रही खिल्ली, हिमाचल के मंत्री ने भी लिया निशाने पर। जी हां दोस्तों, हिमाचल की छोटी काशी मंडी से बीजेपी प्रत्याशी एवं बॉलीवुड क्वीन कंगना रनावत ने विवादों में घिरने का फैसला कर लिया है। वह बार बार ऐसे बयान देती है जिससे कि विवाद हो ही जाते हैं। दरअसल दोस्तों इस बार कंगना ने दिल्ली में टाइम्स नाउ समिट के दौरान एक इंटरव्यू में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बता दिया। कंगना के इस बयान के बाद देश में नई बहस छिड़ गई है। वह सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है। इससे पहले कंगना रनावत ने कहा था कि हमें आजादी 2014 में मिली है और अब वह कह रही है कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस हैं। वैसे दोस्तों इस बारे में आपके क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और कंगना रनावत के लिए 2 शब्द जरूर करें। दरअसल दोस्तों राजनीतिक हस्तियां कंगना के इस वीडियो को वायरल कर तीखी प्रतिक्रिया दे रही है। यूजर्स ने कंगना रनावत की चुटकी ली है और उनके ज्ञान को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा भी हो रही है। एक्टर प्रकाश राज ने भी कंगना रनावत और बीजेपी का जमकर मजाक उड़ाया। उन्होंने वीडियो शेयर करके लिखा, सुप्रीम जोकर पार्टी के जोकर, यह क्या अपमान है। दोस्तों वीडियो में बढ़े आगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है। इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 74,248 पर बंद हुआ। निफ्टी 22,513 पर बंद हुआ। बैंकिंग और पावर शेयर्स में रही तेजी। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में शुक्रवार को मामूली बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 20 अंक की बढ़त के साथ 74,248 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी में कोई बढ़त या गिरावट नहीं रही। यह फ्लैट 22,513 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में गिरावट और 13 में तेजी देखने को मिली। इससे पहले 4 अप्रैल को शेयर बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया था। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 74,501 का और निफ्टी ने 22,619 का स्तर छुआ था। एचडीएफसी बैंक के शेयर में कल 3.5% के आसपास की तेजी रही थी। वैसे दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज कोटक बैंक, एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी बैंक रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट और एल&टी रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ताइवान में 7.2 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी, 1 की मौत। जी हां दोस्तों, ताइवान में सुबह समुद्र में 7.5 की प्रारंभिक तीव्रता वाला भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता को देखते हुए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। भूकंप का केंद्र 23.81 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 121.74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 12 किलोमीटर की गहराई पर था। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ताइवान के विभिन्न हिस्सों में तेज झटके महसूस किए गए। इसके चलते ताइपे में मेट्रो का संचालन रोक दिया गया। ताइवान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि बुधवार सुबह 7:58 पर 15.5 किलोमीटर की गहराई पर 7.2 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप का केंद्र हुलियन काउंटी से 25 किमी दक्षिण पूर्व में था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तनाव भरे रिश्ते के बीच मालदीव को चावल, आटा, प्याज और चीनी समेत कई चीजें भेजेगा भारत, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि भारत ने मालदीव को चीनी, गेहूं, चावल और प्याज सहित आवश्यक वस्तुओं के सीमित निर्यात की अनुमति दे दी है। हालांकि चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच माले और नई दिल्ली के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। चावल, चीनी और प्याज के प्रमुख निर्यातक भारत ने आम चुनाव से पहले स्थानीय कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए इन खाद्य वस्तुओं के निर्यात पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 3 साल के बच्चे को छोड़कर टॉयलेट चली गई मां, चूल्हे की आग में जलने से हो गई मौत। जी हां दोस्तों, छोटे मासूम बच्चों की जिंदगी का दामोदार मां पर ही होता है। अगर जरा सी लापरवाही हो जाए तो बच्चे की जान भी जा सकती है। ऐसा ही एक मामला कानपुर में आज देखने को मिला है। दरअसल दोस्तों यहाँ के आरोली इलाके में मोहीपुरा गाँव की रहने वाली 40 साल की रेनू शुक्रवार को दिन का खाना बना रही थी। चूल्हे पर सब्जी चढ़ी थी और पास में ही 3 साल का मासूम बच्चा हनुमान खेल रहा था। इस दौरान रेनू को टॉयलेट लगी तो वह बच्चे को चूल्हे के पास ही खेलता छोड़ चली गई। उधर बच्चा चूल्हे में जलती आग के पास पहुंच गया। फिर न जाने क्या हुआ होगा, लेकिन चूल्हे की आग छप्पर से बने घर में फैल गई। यह देखकर रेनू के पड़ोसी घर की तरफ दौड़े, लेकिन कुछ कर पाते इससे पहले ही उस बच्चे की जलकर मौत हो गई थी।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एप्पल ने 600 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। ये कार और स्मार्ट वॉच डिस्प्ले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। दोनों प्रोजेक्ट हो गए हैं बंद। जी हां दोस्तों, खबर मिली है कि अमेरिकी कंपनी एप्पल ने अपने 600 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी ने कार और स्मार्ट वॉच डिस्प्ले प्रोजेक्ट बंद करने के बाद इन पर काम कर रहे एम्प्लॉइज की छटनी की है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक एप्पल ने कैलिफोर्निया एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को दिए अलग अलग 8 फाइलिंग में यह जानकारी दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि नेक्स्ट जनरेशन स्क्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम में सीक्रेट प्लेस पर काम कर रहे 87 लोगों और कंपनी के कार प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे लोगों को कंपनी ने फायर कर दिया है। कैलिफोर्निया में नियमों के मुताबिक कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले हर फैसले की जानकारी एम्प्लॉइज डिपार्टमेंट को देनी होती है। वैसे दोस्तों इस बारे में आपके क्या विचार है? क्या सरकारी नौकरियां अच्छी होती है या फिर प्राइवेट नौकरियां? क्योंकि प्राइवेट नौकरियां कभी भी जा सकती है और सरकारी नौकरियों में एक सुरक्षा की भावना रहती है कि सरकारी नौकरी जाती नहीं है जल्दी से। प्राइवेट नौकरियां में मालिक आपको कभी भी निकाल सकता है। आप कमेंट करके बताइए कि सरकारी बेहतरीन है या फिर प्राइवेट नौकरी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। गूगल सर्च के लिए देने होंगे अब पैसे, कंपनी कर रही है बड़ी तैयारी, जल्द देखने को मिलेंगे नए नियम। जी हां दोस्तों, गूगल बड़ी तैयारी में लगा हुआ है। अब तक कंपनी ने सर्च सर्विस को फ्री रखा है जहां से उसके रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा आता है। हालांकि अब कंपनी अपनी इस पॉलिसी में बदलाव करने पर विचार कर रही है। कंपनी प्रीमियम फीचर पर चार्ज लगाने पर विचार कर रही है। यह प्रीमियम फीचर कुछ और नहीं बल्कि जनरेटिव एआई से आने वाले रिजल्ट्स होंगे। कुछ वक्त पहले ही कंपनी ने गूगल सर्च के साथ जनरेटिव एआई का स्नैपशॉट फीचर एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया था। इस फीचर की मदद से यूजर्स को सर्च किए गए टॉपिक के बारे में एआई सर्च रिजल्ट से ऊपर दिखता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भीषण आग की चपेट में रायपुर का बिजली दफ्तर, जान बचाकर बदहवास भागते दिखे लोग। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां बिजली विभाग के सब डिवीजन ऑफिस में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर दूर तक धुएं के गुब्बार देखे गए। उधर दोस्तों धमाकों के साथ लगी आग के बाद आसपास के लोग जान बचाकर बदहवास भागते दिखे। आनन फानन में घटना की सूचना स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ब्रिटिश अखबार का दावा, पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करा रहा है भारत। जयशंकर बोले यह हमारे खिलाफ प्रोपोगेंडा, ऐसी हमारी पॉलिसी नहीं है। जी हां दोस्तों, ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत पर पाकिस्तान में टारगेट किलिंग के आरोप लगाए हैं। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि टारगेट किलिंग करना भारत की विदेश नीति में नहीं है। वहीं विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि आरोप झूठे हैं और भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है। दरअसल दोस्तों ब्रिटिश अखबार ने अपनी खबर में लिखा कि भारतीय और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स ने द गार्जियन को बताया कि भारत सरकार ने विदेशी धरती पर रहने वाले आतंकवादियों को खत्म करने की रणनीति के तहत पाकिस्तान में कई लोगों की हत्या करवाई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। स्कूली बच्चे अब नहीं पढ़ेंगे बाबरी विध्वंस की घटना, गुजरात दंगों का जिक्र भी किताबों से हटा। एनसीईआरटी ने फिर सिलेबस में किया बदलाव। जी हां दोस्तों, एनसीईआरटी ने 11वीं और 12वीं क्लास की किताबों में एक बार फिर बदलाव कर दिया है। इस बार किताबों से अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस, गुजरात दंगों में मारे गए मुसलमानों की जानकारी और मणिपुर का संदर्भ हटा दिया गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पर भारत के रुख को स्पष्ट किया गया है। एनसीईआरटी द्वारा किए गए ये बदलाव अभी ऑनलाइन किताबों में रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं, मगर सूत्रों का कहना है कि किताबों को भी जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा। इस मामले पर एनसीईआरटी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले के चलते अयोध्या मुद्दे पर चैप्टर को पूरी तरह से संशोधित किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीबीएसई बोर्ड 11वीं और 12वीं का एग्जाम पैटर्न बदला, कम होंगे शॉर्ट लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन, देने होंगे सिचुएशन बेस्ड सवालों के जवाब। जी हां दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 2024-25 सेशन के लिए कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए एग्जाम के पैटर्न में बदलाव कर दिया है। यानी कि दोस्तों अब एग्जाम डिफरेंट तरीके से किया जाएगा, क्वेश्चन आंसर्स में बदलाव किए जाएंगे। बोर्ड ने घोषणा की है कि अब 11वीं 12वीं की परीक्षा में एप्टीट्यूड बेस्ड सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि बच्चा किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर सकता है इस बारे में सवाल पूछे जाएंगे, ना कि कोई लंबे चौड़े किताबों में लिखे हुए क्वेश्चंस। इसका मतलब दोस्तों यह भी है कि छात्रों को एग्जाम में सिचुएशन बेस्ड जवाब ही देने होंगे। इसके अलावा शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की संख्या भी कम की जाएगी। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 11-12 के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे, जबकि कक्षा 9 और 10 के लिए परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। केरल के मुख्यमंत्री की अपील, टीवी पर द केरला स्टोरी न दिखाएं
जाएं। पिनराई विजयन बोले दूरदर्शन को बीजेपी आरएसएस की प्रचार मशीन बनने से बचाना चाहिए। जी हां दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने दूरदर्शन चैनल पर विवादित फिल्म द केरल स्टोरी का टेलीकास्ट करने के फैसले की निंदा की है। उन्होंने ब्रॉडकास्टर्स से फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने को कहा है। पिनराई ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह लोकसभा चुनाव से पहले केवल सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाएगा। उन्होंने दूरदर्शन से यह भी कहा है कि वह भाजपा और आरएसएस के लिए प्रचार मशीन न बने। दरअसल दोस्तों, दूरदर्शन ने 5 अप्रैल को रात 8 बजे इस फिल्म को टेलीकास्ट करने का फैसला किया है। यह फिल्म 5 मई 2023 को रिलीज हुई थी। उस समय भी राज्य की लेफ्ट पार्टी ने इसका विरोध किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। श्रीलंकाई मंत्री बोले भारत कच्छातीव हासिल करना चाहता है, वहां चुनावी समय है इसलिए बयानबाजी हो रही है। भारत को 80 गुना बड़ा इलाका मिला। जी हां दोस्तों, कच्छातीव पर जारी विवाद के बीच श्रीलंका के मंत्री ने कहा है कि इस द्वीप को वापस लेने के भारत के बयानों का कोई आधार नहीं है। श्रीलंका के मत्स्य पालन मंत्री डगलस देवानंद ने कहा कि भारत में चुनाव का समय है, ऐसे में कच्छातीव पर दावे से जुड़े बयान आना कोई नई बात नहीं है। जाफना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुरुवार को श्रीलंकाई मंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि भारत इस जगह को खुद हासिल करना चाहता है ताकि श्रीलंकाई मछुआरों को यहां का कोई हक न मिले। वहीं दोस्तों, डगलस ने कहा कि 1974 में भारत श्रीलंका के बीच समझौता हुआ था। इसके तहत दोनों देशों के मछुआरों को एक दूसरे की समुद्री सीमा में मछली पकड़ने की इजाजत दी गई थी, लेकिन इसके बाद 1976 में नया समझौता हुआ और मछुआरों को मिले अधिकार पर रोक लगा दी गई थी। श्रीलंकाई मंत्री ने बताया कि नए समझौते के तहत भारत को कन्याकुमारी के पास मौजूद वेस्ट बैंक मिला। यह कच्छातीव से 80 गुना बड़ा इलाका है जहां बहुत सी समुद्री संसाधन मौजूद है। 1976 रिव्यू में यह इलाका भारत को मिला था। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हो शख्स का नाम जिसको कि भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता है तो जल्दी से उनका नाम कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय